अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एंड दिस इज अबाउट मी माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव एंड आई एम केमिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम BRAB यूनिवर्सिटी परस्यूइंग इन MSc. दिस इज माई मोबाइल नंबर पर्सनल मेल ID फॉर एनी क्वेरी यू कैन मूव थ्रू इट्स. दिस इज द थॉट्स ऑफ द डे. यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स और यू कैन एंजॉय एवरी डे. ये जो हमारा सीरीज है टोटली बेस्ड है NCERT पे, ठीक है. और ये जो है हमारा सेशन 3 है इस चैप्टर का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. इस पर हम लोग देखेंगे. आज हम लोग नए टॉपिक द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट मीन्स रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांतिकारी युग, क्रांतियों का युग, ठीक है, क्रांति का युग देखेंगे. क्या है इसमें? एज कंजर्वेटिव रिजाइम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and the German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks, members of the commercial middle classes. ओके, तो जैसे जैसे कंजर्वेटिव अपना जो ताकत मजबूत करने की कोशिश करने लगे, ठीक है, कंसोलिडेटेड देयर पावर्स, तो यूरोप के बहुत सारे जैसे पार्ट्स थे, सच एज जैसे इटालियन मतलब इटली हुआ या फिर जर्मनी, ये सब को जोड़कर देखा जाने लगा, ठीक है. मतलब जैसे जैसे यूरोप में इन चीज़ का लोग विकास करने लगे तो यूरोप में लोगों को लगा क्या कि नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, ठीक है, मतलब उदारवाद और राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ठीक है, ये सब की क्रांति जोड़कर हम लोगों ने देखे जाने लगा इस चीज़ को, ठीक है. यूरोप सच एज इटालियन, जर्मन स्टेट्स एंड द प्रोविंसेस. अब इटली और जर्मनी के राज्य जैसे हो, फिर या फिर ऑटोमन एम्पायर हो के जितने भी, आयरलैंड या फिर पोलैंड, कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल हैं क्षेत्र के जहाँ पे ये सब चीज़ देखने को मिला, ठीक है. और इन जो क्रांतिकारी जो थे, मतलब जो रिवॉल्यूशनरीज जो थे, ठीक है, इनका आपको नेतृत्व जो कहेंगे हम लोग कि इनको लीड कौन कर रहा था. तो दिस रिवॉल्यूशन वे लीड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, मतलब जो उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, ठीक है. और इनको जो एक स्पेशल बोल सकते हैं हेल्प जो मिला, जो चाहे वो जहाँ से बिलोंग करते थे, कि जो लिबरल नेशनलिस्ट, वो कौन सा क्लास था? थोड़ा सा पढ़ा लिखा क्लास था, जिसमें आप बोल सकते हो प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क होते थे, मेंबर्स ऑफ कॉमर्शियल, दैट मीन्स व्यापार में जो लगे हुए जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे वो लोग थे, ठीक है. The first upheaval took place in France in July 1830. The Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy, and with Louis Philippe at its head. When France sneezed, Metternich once remarked, the rest of the Europe catched cold. The July Revolution sparked as uprising the Brussels, which led the Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands, ठीक है. तो फर्स्ट जो रिवॉल्यूशन मतलब विद्रोह देखा जाए तो फ्रांस में जो हुआ वो कब हुआ? जुलाई 1830 में, ठीक है. और जो वो बर्बन किंग्स थे या फिर जो बर्बन राजा थे, जिन्होंने क्या किया था कि 1815 के बाद जितने भी मतलब कंजर्वेटिव रिएक्शंस थे, ठीक है, मतलब जितने भी कंजर्वेटिव प्रतिक्रियाएं थी कि क्या किए थे दौरान जो सत्ता में वो बहाल किए थे, ठीक है, उन्हें अब वो क्या किए, जो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज, मतलब जितने भी उदारवादी क्रांतिकारी ने उनको उखाड़ के उन्होंने फेंक दिया, ठीक है. अब उनकी जगह क्या हो गया? तो एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब एक संवैधानिक राष्ट्र, मतलब एक संविधान के आधार पर क्या होगा, गाइड होगा उस शहर का जो भी होगा, वहाँ पे राजतंत्र किसका हो जाएगा? संविधान का. ये सिस्टम आया, ठीक है. और जिसका जो मतलब बोल सकते हैं कि जिसको हेड कौन था, जिसको उस समय देख कौन रहा था, तो वो थे हमारे लुइस फिलिप, ठीक है.
और इसी बीच में मेटरनिक जो थे उन्होंने एक बात कहा, और क्या कहा कि जब भी फ्रांस छींकता है, ठीक है, फ्रांस स्नीज, तब पूरे यूरोप को क्या होता है, कोल्ड पकड़, मतलब सर्दी जुकाम हो जाता है। इसी बीच में हम लोगों ने क्या देखा कि जुलाई क्रांति से, मतलब जुलाई जो रिवॉल्यूशंस स्पार्क्स एज अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, जुलाई क्रांति जो क्या हुआ, ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया जुलाई क्रांति के माध्यम से, ठीक है। विद्रोह भड़क गया मतलब अपोज होने लगा, लोग एक दूसरे के मतलब वहाँ पर विद्रोह में खड़े हो गए, ठीक है। जिसके रिजल्टेंट क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम जो था ऑफ द नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम क्या हो गया, नीदरलैंड से अलग हो गया, ठीक है। सिमिलरली आगे देखते हैं, एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस द यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस हैड बीन part of the Ottoman Empire since the 15th century. The growth of the revolutionaries nationalism in Europe is part of the struggle for independence among the Greeks, which began in 1821. Nationalists in Greece got support from the Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. तो एक जो घटना था जिसने क्या किया कि पूरे यूरोप के जितने भी क्या थे, एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस थे, ठीक है, मतलब शिक्षित वर्ग बोल सकते हैं या फिर शिक्षित इलाइट जो बात कर रहा है वर्ग, जो उन सभी में क्या किया, एक नेशनलिज्म की भावना को प्रेरित कर दिया या उनमें जगा दिया, संचार किया। और वह क्या था, जो हमारा क्या देखने को मिला, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम बोल सकते हैं। यूरोप वाज द ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। यूरोप का जो इंडिपेंडेंस वार था ग्रीस के रिलेटेड, वो उसने क्या किया, उसको सभी में एक भावना पैदा कर दी नेशनलिज्म की, खासकर किस में, एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस, ठीक है। और क्या हुआ 15th सेंचुरी में, मतलब देखें तो 15th सेंचुरी में यूनान में, यानी ग्रीस हैज बीन द पार्ट ऑफ द 15th सेंचुरी, ऑटोमन एम्पायर जो था वो भी हिस्सा था उसका। यूरोप में क्या थे, जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे, राष्ट्रवाद की प्रगति मतलब नेशनलिज्म के इंक्रीजमेंट से यूनानी को आज़ादी के लिए उन्होंने 1821 से क्या किया, एक लड़ाई शुरू कर दिया, संघर्ष शुरू कर दिया बोल सकते हैं, ठीक है। यूनान में क्या हुआ फिर, राष्ट्रवादी जितने भी नेशनलिस्ट थे, ग्रीस का हिंदी में यूनान बोल रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। तो यूनान में राष्ट्रवादियों ने क्या किया, जितने भी वहाँ पर रह रहे थे यूनानियों के साथ, तो उनको क्या किया कि वेस्टर्न यूरोप में अनेक लोगों का समर्थन मिला, और फिर हेलेनिज्म, हमको हेलेनिज्म का संस्कृति बोलते हैं, मतलब जितने भी यूरोपियंस ग्रीस Then poets and artists lauded Greece at the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. The English poet Lord Byron organized funds and later went to the fight in the war, where he died of fever in 1824. Finally, the Treaty of the Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. अब क्या हुआ कि जितने भी पोइट्स थे या फिर आर्टिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि जो ग्रीस था उसको यूरोपीय सभ्यता का क्या कहा कि वो लोग पालन करते हैं, और उससे क्या कहें कि उनका प्रशंसा किया। प्रशंसा करने से क्या हुआ कि जो एक मुस्लिम एम्पायर था, मतलब मुस्लिम साम्राज्य जो था, वो ग्रीस के विरोध के संघर्ष के लिए ग्रुप बनाने लगा, जनमत मतलब ग्रुप ढूंढने लगा, ठीक है। एक इंग्लिश जो कवि हैं, नाम है उनका लॉर्ड बायरन, उन्होंने धन इकट्ठा किया, ठीक है, और बाद में क्या किया, युद्ध लड़ने भी गए, लेकिन 1824 में उनको बुखार हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। लास्ट में क्या हुआ कि 1832 में जो कॉन्स्टेंटिनोपल को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, कस्तुनतुनिया, ठीक है, की ट्रीटी हुई, ठीक है, 1832 में, और जो ग्रीस था वो एक स्वतंत्र राष्ट्र का मान्यता उसको मिल गया, इंडिपेंडेंट नेशन का।
द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, मतलब क्या बोले, रोमांटिक इमेजिनेशन का हिंदी क्या होता है कि रूमानी कल्पना, ठीक है, रूमानी कल्पना, और नेशनल फीलिंग्स मतलब राष्ट्रीय भावना। The development of nationalism did not come about only through wars and the territorial expansion. Culture played an important role in the creating the ideas of the nations. Art and poetry, stories and music help express and shape nationalist feeling. Let us romanticism, a culture movement and which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists and poets generally criticized the glorification of religion and science and focused instead on emotion, institution, and mystical feeling. Their efforts was to create a sense of shared collective heritage, a common culture passed as the basis of nation. कहने को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नेशनलिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ केवल लड़ाई से ही नहीं हुआ, ठीक है, या फिर एरिया को बढ़ाने से ही नहीं हुआ, ठीक है। इसमें एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट जो रोल अदा किया वो था क्या, कल्चर का डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी आर्ट एंड पोएट्री, डेट मीन्स कला, काव्य, स्टोरीज एंड म्यूजिक जो थे, मतलब कहानी, किस्से और संगीत, इन सभी ने भी क्या किया, नेशनलिज्म की भावना को गढ़ा, ठीक है, और उसको व्यक्त करने में हेल्प किया, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे कह रहा है कि लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि रूमानीवाद, मतलब जो रोमांटिसिज्म है दैट मीन्स रूमानीवाद, ये भावना, ये फिर को देखते हैं कि ये क्या है। यह एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था, बोल सकते हैं, जैसे बोल रहे हैं कि अ कल्चर मूवमेंट विच सॉट अ डेवलप अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, मतलब क्या कहें कि ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक तरह से, खास तरह से क्या था, राष्ट्रीय भावना का विकास चाहता था। क्या चाहता था, नेशनल जो आपका एक्सप्रेशन है उसका वो डेवलपमेंट चाहता था। लेकिन आमतौर पर बात करें तो जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट हुए और जितने भी पोएटर हुए, उन्होंने क्या किया कि अलग अलग अपने विचार या फिर साइंस या फिर अलग अलग आलोचना से उसकी जगह बनाई या रहस्य के भावनाओं पर जोर दिया। बस वो उनका एक क्या कहें, उनका एक इफोर्ट जो क्रिएट कर रहे थे, मतलब उनका एक प्रयास था कि एक सामूहिक, मतलब एक मिलकर विरासत की अनुभूति और एक शेयर किया हुआ संस्कृति को राष्ट्र का आधार बनाया जाए, ठीक है। अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसफर्स जॉन Gottfried Herder 1744-1803 claimed that true German culture was to be discovered among the common people. Das Volk. It was through the folk songs, folk poetry, and folk dances that the true spirit of the nation was popularized. So, collecting and recording these forms of the folk cultures was essential to the project of nation building. तो एक जो जर्मन फिलोसफर थे, फिलोसफर मतलब दार्शनिक होता है, ठीक है, वो गार्टीफ्रीड, जैसे उन्होंने क्या किया कि वो एक रोमांटिक चिंतक थे और उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने क्या कि क्लेम किया था कि जो सच्चा जर्मन कल्चर है, मतलब जर्मनी जो संस्कृति है, वो डैश वोल्क का मतलब क्या होता है, आम लोग, ठीक है। ये जो आपको डैश वोल्क बोल रहा था उसका मतलब होता है आम लोग, जनरल पीपल में निहित है, ठीक है, उन्होंने यही बोला। और वोल्गिस्ट का मतलब होता है क्या कि राष्ट्र भी बोल सकते हैं। और राष्ट्र का जो सच्चा आत्मा है वो स्थानीय गीत या फिर स्थानीय लोगों के साथ जो पोइट्री होता है या फिर स्थानीय जो डांस होता है से प्रकट होती है, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला कि स्थानीय या फिर लोक संस्कृति को क्या किया जाए, इनके स्वरूप को एकत्र या फिर अंकित करने में राष्ट्र का निर्माण आवश्यक था, ठीक है। स्थानीय बोलियों, द एम्फेसिस ऑफ द वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ द लोकल folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate
दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैड बीन partitioned at the end of the 18th century at the great powers रसिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। तो क्या हुआ कि उनका मानना था कि जितनी भी स्थानीय लैंग्वेज है, मतलब जो आम गांव में लोग जो भाषा बोलते हैं उस पर ज़्यादा उन्होंने फोर्स किया, ठीक है, बल दिया। और फिर स्थानीय आम लोगों का जो डांस है या फिर लोक साहित्य है वो एकत्र करने लगे, और ये बताएं कि उसका जो मेन मोटिव है केवल वो एंशियंट नेशनलिज्म के भावना को वापस लाना नहीं है, बल्कि क्या करना है कि जो मॉडर्न राष्ट्रीय संदेश है, मॉडर्न नेशनलिस्ट जो भावना है या फिर जो संदेश है उसको क्या करना, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना था। इसमें से ज़्यादातर लोग क्या थे, अनएजुकेटेड थे या फिर अशिक्षित बोल सकते हैं या फिर निरक्षर भी बोल सकते हैं। खास तौर पे अगर देखिएगा तो पोलैंड पर यह लागू या देखने को मिलता है, जिसका 18वीं सेंचुरी के अंत तक रूस हुआ, प्रसा हुआ या फिर ऑस्ट्रिया हुआ, ठीक है, जैसे बहुत बड़ी शक्तियाँ ने विभाजन कर दिया था, मतलब उसको क्या कर दिया था, पार्टीशन कर दिया था। इवन थ्रो द पोलैंड ऑन लॉन्गर existed as an independent territory, national feelings were kept alive through the music and language. Karol Korpinski, for example, celebrated the national struggles through the operas and music, turning folk dance like the Polonaise and Mazurka into nationalist symbol. Language to played an important role in the developing nationalist sentiments. तो क्या हुआ कि अगर देखें पोलैंड तो स्वतंत्र भूभाग क्षेत्र नहीं था, ठीक है, लेकिन जितने भी संगीत हुए या फिर लैंग्वेज हुए इसके जरिए वो क्या कर रहा था, नेशनलिस्ट भावना जो थी उसको जीवित रखा था। अगर कैरोल की बात करें, कैरोल की कुर्पिस्की, ठीक है, उसने क्या किया, नेशनलिस्ट राष्ट्रीय संघर्ष का अपना ओपेरा और संगीत से गुणगान किया। और पोलेनेस या फिर माजूरका जैसे जो भी थे वहाँ के लोक नृत्य को उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वर फोर्स्ड आउट टू स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज everywhere in 1830. Russian language was imposed everywhere in 1831 and armed rebellion against the Russian people took place, which was ultimately crushed. Following this way, many members of the clergy in the Poland began to use language as a weapon of national resistance. Polish was used for church gathering and all religious instruction. तो अगर बात करें कि आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, मतलब जो रूसी लोग जो कब्जे के बाद क्या किए थे, जो पोलिश भाषा को या लैंग्वेज को स्कूलों से या फिर स्कूलों से क्या किया था, फोर्स करके बलपूर्वक हटाकर वहाँ पे जो रूसी भाषा या फिर रशियन लैंग्वेज का हर जगह ज़बरदस्ती लाद रहे थे या फिर फोर्स करके उसको इम्प्लीमेंट करा रहे थे। तो 1831 में क्या हुआ कि रूस के विरुद्ध एक विद्रोह हो गया, ठीक है, आर्म्ड रिवेलियन बोल सकते हैं, मतलब शस्त्र के साथ, मतलब क्या बोले, बंदूक इत्यादि के साथ वो विद्रोह शुरू हुआ और जिसका क्या हुआ, आखिरकार उसको कुचल दिया गया। इससे क्या हुआ कि अनेक सदस्य क्या हुआ कि राष्ट्रवादी जितने भी नेशनलिस्ट विरोध के लिए भाषा का एक हथियार बनाया कि हाँ, क्यों हमारे भाषा के साथ, हमारे लैंग्वेज के साथ क्यों खेल खिलवाड़ किया जा रहा है, आप अपने लैंग्वेज को क्यों हमारे पर फोर्स करके इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो चर्च में भी क्या हुआ कि बहुत बड़े बड़े जो आयोजन या फिर संपूर्ण धार्मिक जो शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ, उसका यह नतीजा हुआ कि बड़ी संख्या में क्या हुआ, फादर जो थे, एज अ रिजल्ट द लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड द बिशप्स ऑफ द पुट इन जेल और सेंट इन द साइबेरिया बाय द रशियन ऑथोरिटीज as the punishment for their refusal to preach in Russia. The use of police came into seem as a symbol of the struggle against the Russian dominance. तो क्या हुआ कि उनको जो भी पादरी हुए या फिर चर्च के जितने भी उच्च स्तर के जो भी पादरी हुए या बिशप जो होते थे उनको जेल में डाल दिया गया और जो भी रूसी अधिकारी थे उन्हें सज़ा देते हुए क्या किया गया, साइबेरिया भेज दिया गया, ताकि क्योंकि उन्होंने क्या किया था, रूसी भाषा का, रशियन लैंग्वेज का प्रचार करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। और पोलिश लैंग्वेज जो था उसने अपनी
अपना मतलब प्रभुत्व बोले, उसका जो प्रभाव देखने उसने सिंबल के रूप में, स्ट्रगल के, संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर है हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट। भूख भी है, कठिनाई भी है, और पॉपुलर रिवोल्ट मतलब जन विद्रोह बोलते हैं इसको। ठीक है, The 1830 were years of the great economic hardship in Europe. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. In most countries there were more seekers of jobs than employment. Population from the rural areas migrated to the cities to live in the overcrowded slums. Small producers in towns were often faced with the tough competition from imports or cheap machine made from England, where industrialization was more advanced than on the continent. तो 1813 का जो टाइम था वो क्या किया था, यूरोप में एक बहुत बड़ा क्या कहें कि एक बहुत बड़ा कठिनाई लेकर आया। ठीक है, जिसने 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें देखते हैं कि यूरोप में क्या होगा, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा। ठीक है, और ज़्यादातर लोग क्या हुए, अपने देश में नौकरी ढूंढने वाले की संख्या और उपलब्ध जो रोजगार था, जो मतलब मान लीजिए कि जितना रोजगार था और जितने लोग जो बेरोजगार थे उनकी संख्या उसके अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई। ठीक है, तो जितने भी लोग गांव ग्रामीण क्षेत्र में थे वो जो भी अधिक थे वो शहर जाकर भीड़ से भरी जो गरीब लोगों की बस्ती थी उसमें रहने लगे, और जो भी नगर के जो भी जितने भी छोटे छोटे मिडिल जो प्रोड्यूसर्स थे, चाहे लघु उत्पादक जो भी थे, वो इंग्लैंड से जो भी आपको इंपोर्ट होता था मशीन सस्ते कपड़े से बनी, उसका सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, इंग्लैंड में भी क्या देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया था। दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल इन प्रोडक्शन This was especially so in textile production, which was carried out mainly in the farms or some small workshop and was only partly mechanized. In those regions of the Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues or obligation. The rise of food prices or years of bad harvest led to the widespread pauperism in town and country. तो क्या हुआ कि जो भी इसका सबसे ज़्यादा देखने को हमको क्या मिला कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन मिला उसमें हमको कपड़ा जो भी उद्योग होता था उस पर ज़्यादा झेलने को ये देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि उसका जो उत्पादन जो होता है वो छोटे छोटे या फिर घरे कारखानों में होता था। केवल बहुत ही कम क्या था कि मशीन्स थे। यूरोप में जितने भी इलाकों में आपको कंजर्वेटिज्म थे, वहाँ सत्ता में थे, वो क्या थे, कृषक सामंती जो भी शुल्क थे या फिर जिम्मेदारियाँ के बोझ तले दबे थे, जितने भी गरीब किसान उसान थे। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों के लिए उनको क्या हुआ, जो वैल्यू बढ़ने लगा, उसका दाम बढ़ने लगा। तो किसी वर्ष फसल खराब होने से क्या होता था कि शहर और गाँव में व्यापक बहुत स्तर पर गरीबी फैल जाती थी। ठीक है, द ईयर 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought in the population of Paris on the roads. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. ऐसा ही क्या हुआ कि 1848 में एक ऐसा वर्ष था बोल सकते हैं कि खाने पीने की कमी हो गई। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगारी से पेरिस के लोग क्या हुआ, सड़क पर भी उतर गए बोल सकते हैं हम लोग, सड़क पे आ गए लोग। ठीक है, और जगह जगह क्या हुआ, बैरिकेड्स लगाने लगे, अवरोध करने लगे। ठीक है, और लुई फिलिप जो थे भागने पर उनको मजबूर होना पड़ा। लुई फिलिप क्या थे उस समय, राजा थे वहाँ के। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1848 में जो हुआ था उसको हम लोग कृषक रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज ऑल एडल्ट मेल्स ओवर 21 एंड गारंटीड टू द राइट ऑफ वर्क। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप। तो क्या हुआ, इससे जो नेशनल असेंबली था मतलब राष्ट्रीय सभा, एक रिपब्लिक की घोषणा करते हुए क्या कहा कि 21 ईयर्स जो भी ऊपर के सभी मेल हैं या मेल्स हैं उनको क्या दिया जाएगा, वोट करने का ये अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, काम में अधिकतर काम में का क्या क्या बोला गया कि काम भी उनको मिलेगा, मतलब राइट टू वर्क्स होगा, काम के अधिकार होंगे। फिर बोला गया कि नेशनल वर्कशॉप और प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप, उनके लिए क्या होगा कि रोजगार मतलब
राष्ट्रीय कारखाने खोले जाएंगे सबके लिए, जिसमें वो लोग काम करेंगे रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। अर्लियर इन 1848 वीवर्स ऑफ द सिल्सिया हैड लेड ऑफ टू रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स हु सप्लाइड देम raw materials and gave them orders to finish the textiles but drastically reduced their payments। ऐसा ही देखने को क्या मिला कि 1845 में, इससे पहले कि 1845 में क्या हुआ था कि सिलेसिया जो था कि जितने भी आपको वीवर्स थे, मतलब जो कपड़ा बुनाई करते थे, ने उन ठेकेदार को क्या किया, उनके खिलाफ में विद्रोह कर दिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ में। और उन्हें जो कच्चा जो माल मिलता था, रॉ मटेरियल्स जो मिलता था, उससे वो निर्मित कपड़ा लेते थे, मतलब एक्सचेंज होता था। निर्मित कपड़ा जो भी कपड़े बने होते थे उससे कच्चा माल वो रॉ मटेरियल्स देकर ले लेते थे, परंतु दाम बहुत कम होता था। तो फिर क्या हुआ कि अ जर्नलिस्ट विलियम होल्फ डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ सिल्सिया विलेज इन द एज फॉलो। इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इन दिस विलेज विथ 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation, the mystery of the worker is extreme। तो एक जो जर्नलिस्ट हैं विलियम वोल्फ, उन्होंने क्या किया कि सिलेसिया के गांव के घटना को इस प्रकार बताया है। बोला कि इस गांव में लगभग 18,000 आबादी वाले, ठीक है, कॉटन कपड़ा मतलब सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय का व्यापक है, ठीक है, लेकिन जितने भी आपको श्रमिक है जो वो क्या है काम के लिए बेताब से, जितने भी श्रमिक हैं उनकी हालत ख़राब है, ठीक है, और जितने भी काम के लिए जितने भी लोग बेताब है उनका फ़ायदा उठाकर ठेकेदार क्या करते हैं, माल की कमी कर देते हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये इंडिंग सेशन था। थैंक यू स्टूडेंट्स। दिस इज़ द इंडिंग थॉट्स, जहाँ समझदार और मूर्ख में कोई फ़र्क नहीं होता, या दोनों किसी की भी नहीं सुनते। तो आई थिंक आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। अगेन थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड प्रॉब्लम गो थ्रू माई मेल ID एंड पर्सनल मोबाइल नंबर। आफ्टर द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर वी गिव द पर्टिकुलर all question of the entire chapter. Also we provide the short lesson based on the all terms related to the दिस चैप्टर, जैसे नेशनलिज्म दिया है या फिर ऑटोक्रेसी दिया है, इससे रिलेटेड हम लोग लास्ट में इस चैप्टर पे एक सेशन लेंगे जिसमें हर एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया रहेगा, उसको समझाया जाएगा विथ एग्जाम्पल्स से। तो आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। देन लाइक शेयर एंड रिकमेंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।